welcome to my today's new video. This is Krishna Mithila and welcome to my channel Krish Medic. So guys, this is a very new video on which I am talking about a topic which is very relevant for all the NEET aspirants. It is for aspirants who are aiming NEET 2024. तो जब मैं क्लास 10 में था तो मुझे भी इतना पता नहीं था नीट के बारे में, और मैंने जो रिसर्च के द्वारा पता किया वही किया, और मेरे घर में कोई ऐसे डॉक्टर भी नहीं तो मुझे गाइड करे ऐसा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि अगर आप 10th पढ़ रहे हो तो 10th सीरियसली पढ़ो। और अब मुझे तो अभी भी लगता है कि सोशल साइंस, इंग्लिश हिंदी तो चलो फिर भी लैंग्वेज बढ़ाने में, सोशल साइंस सब बेसिक नॉलेज ठीक है, पर इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे मेरे लिए अभी। तो मुझे मतलब लगता है कि, और अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे तो मैथ्स भी इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, तो इतना थोड़ा चिल कर लो, बस ज़्यादा टेंशन मत लो। बोर्ड्स में तुम्हारा 95% ऊपर आ जाए इतना ही पढ़ लो, और इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर तुम स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बोर्ड्स, सीरियसली। क्योंकि अब तुम बोलोगे कि इसमें तो एग्ज़ाम नहीं दिया, ये ऐसे ही बोल रहा है। नहीं भाई, सच में इतना डिफिकल्ट नहीं होता। और एक तो तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 हो गए। देखो, पहले तुम्हारा 100% सिलेबस था, उसमें से सीबीएसई ने अप्रॉक्स 70% कर दिया, उसका भी आधा था, 35 हो गया। तो ब्रो, अगर तुम नीट को एम कर रहे हो एटलीस्ट वो 35% सिलेबस पढ़ने का कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर। और अब तुम ये बोलोगे सोशल साइंस बोरिंग है और उसमें रट्टा मारना पड़ता है। ब्रो, बायोलॉजी में भी कुछ चीज़ें याद करनी होती है, फिजिक्स के बड़े बड़े फार्मूले होते हैं उसको भी याद करना होता है, तो ऑफकोर्स तुमको अपना मेमोराइजिंग पावर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और देख लो 10th में जैसा कि आया होता है, अभी तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारा 10th का पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो गया है, जैसे मेरा भी एक छोटा भाई है, वो भी 10th क्लास में, वो भी 11th में जाने वाला है, तो उसने जेई चुना है, जेई एज ए लाइन चुना, तो उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आप भी पढ़ना शुरू कर दें, जैसे मैं जब क्लास 11th में आया था तो मुझे कुछ नहीं पढ़ा था, आते ही मुझे ऐसा ब्लैंक फील होने लग गया, क्योंकि मेरे कुछ कुछ क्लासमेट्स थे उन्होंने पहले से कुछ कुछ पढ़ लिया था। और जो बच्चे फिर ऐसे बोर्ड से आते हैं उनको तो और भी एडवांटेज होता है, और अगर आप सीबीएसई से हो तो आपको थोड़ा और भी डिसएडवांटेज होगा ही। तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे तो एकदम से ब्लैंक लगता था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एकदम अचानक से तुम्हारा जो 5 चैप्टर है 10th वालों का, मिला के एक चैप्टर होता है 11th में। और फिर सोचो ऐसे 25 चैप्टर बायो के, अप्रॉक्स 15 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री के, ऐसे। ठीक है, ये 40, यहाँ पर 25 30, और यहाँ पर 30, 55 लाइक सीरियसली 55 चैप्टर्स, और एक साल मिलता है। और 11th का पोर्शन 12th से भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, ये सब लोग ही बोलते हैं। तो आप लोगों को अपना मतलब ऑफकोर्स आप लोगों को अपना कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने का। और ये अचानक से मैं जब 11th में गया तो मेरा तो नहीं हुआ था, मैं तो अचानक से 11th में चला गया, और ऊपर से भाई मेरा इतना टाइम भी वेस्ट हो गया इस सीबीएसई के एग्ज़ाम होगा 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 के चक्कर में, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। मतलब सीरियसली मेरे को अभी देखकर तो मुझे याद, मतलब हंसी आता है। वो एक दो चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो चैप्टर्स, उसको पढ़ने के लिए मैंने एक साल में क्या ही पढ़ा। वो 2 4 चैप्टर साइंस, मतलब 2 4 नहीं, ज़्यादा है ऑफकोर्स। अभी देखो टर्म टू के अगर मैं बोल दूँ तो 5 6 चैप्टर्स होंगे तुम्हारे, 6 या 7 साइंस के, वो और सोशल साइंस, और वो सब पढ़े हुए तुम कितना, वो सब एक महीने में आराम से हो सकता है। और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स कब होगा अभी तक पूरा फाइनल नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शायद अप्रैल में होगा या मार्च में होगा, पता नहीं कब होगा। बट अभी जैसे जिस तरीके से कोविड, तो अभी इतना सिचुएशन नहीं है। मेन सिचुएशन आ जाएगी कि कहीं स्कूल्स बोल रहे हैं कि 2 महीने में हमारा सिलेबस कैसे ख़त्म करें। तुमने 50% सिलेबस ख़त्म करने के लिए 8 महीने दिए, और फिर 50% जो टर्म 2 के लिए उसके लिए तुम 2 महीने दे रहे हो, तो ऐसा बहुत स्कूल्स बोल रहे हैं। अब देखो क्या होता है, कभी भी एग्जाम्स हो, अगर तुम्हें इस पॉइंट में लगता है या फिर आने वाले 15 दिन में भी, फरवरी 15 से 20 तक अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारा स्कूल, मतलब तुम कर चुके हो 10th, तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, 11th पढ़ना शुरू कर दो। और यही मैं नहीं बोल रहा कि तुम 11th पूरा एकदम दिन भर 11th पढ़ रहे हो, कम से कम दिन में 2 या 3 घंटे 11th को दे दो। और वो भी ये नहीं बोल रहा तुम बैठ के रिवीजन करो, तुम लेक्चर देख लो, कम से कम मतलब ऐसे 2 3 दिन लेक्चर देखा, फिर एक दिन रिवाइज कर लिया उस लेक्चर का, ये करो भाई, सबसे बेस्ट है। मतलब मुझे तो बहुत रिग्रेट होता है अभी भी, सीरियसली बहुत रिग्रेट होता है। आप अपने किसी भी सीनियर को पूछ लेना जो कुछ मतलब एकदम जीरो से आया है नीट या जेईई प्रिपरेशन के लिए, तो वो बोले उसको, मतलब वो अभी बोलेगा यार खास 11th मतलब 10th में कुछ पढ़ लिया होता। आजकल तो बच्चे जैसे तरीके से भाई क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 10th में हो और आपको लगता है कि आपका सीबीएसई या आईसीएसई जो भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड, आप कहीं पर भी हो, आपका अगर पोर्शन ख़त्म हो गया तो आप पढ़ना शुरू कर दो, इसीलिए, और टाइम वेस्ट मत करो इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं तो देखो मैं मैथ्स नहीं बता सकता, मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूँगा आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो।
बहुत हेल्पफुल है, लिटरली हेल्पफुल होगा आपको। आपका लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, हालांकि वो टर्म 2 में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हो उसको, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पता है। मतलब लाइफ प्रोसेस में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। अगर ऑफकोर्स अगर आप नीट एस्पिरेंट है, आपको बायोलॉजिकली इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होगा, तो आपने 10th में भी लाइफ प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की, जैसे एस चंद हुआ, प्रदीप से, मैंने तो की थी एस चंद से प्रदीप से थोड़ा बहुत, यानी कि मैं पूरा 11th पढ़ लिया था। तो इसीलिए आप पढ़ सकते हो। 11th का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन है, पहला प्रोसेस चला तो डाइजेशन, ये बहुत अमेजिंग लगेगा आपको, डाइजेशन, ब्रीथिंग। आप 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर लो ह्यूमन फिजियोलॉजी के, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल स्टार्ट मत करना, स्टार्टिंग में ही बोरिंग लगेगा, तुम्हें पढ़ने का इच्छा ही नहीं होगा। इसलिए पहला वो चैप्टर स्टार्ट करना जो तुम्हें एक किक दे पढ़ने के लिए। और तुम अगर ये नहीं तो तुम सेल चैप्टर भी शुरू कर सकते हो, सेल भी इंपॉर्टेंट है। सेल से शुरू करो, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें 9th में पढ़ के आए हो, तुम्हें थोड़ा पता भी है, ऐसे अचानक से तुम्हें नया टॉपिक नहीं है। और तुम अगर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया अचानक से, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये तो तुम बायोलॉजी में ये कर सकते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल से तुम्हें मतलब क्या होता है ना, इससे 10th में थोड़ा 11th के बारे में पढ़ लेने से तुम्हें एक आइडिया हो जाता है। अगर अभी तुम PCM भी लोगे सोच रहे हो, आप चारों लेकर तुम थोड़ा थोड़ा पढ़े चारों चैप्टर, मतलब चारों सब्जेक्ट, तुम्हें लगा यार मैं तो चारों नहीं हैंडल कर पाऊंगा, मैं 3 ही हैंडल कर पाऊंगा, तो तुम 3 ले लो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो तुम्हारा मेन 3 है। अगर तुम्हें फिर लगेगा कि नहीं मुझसे तो मैं कर पा रहा हूँ, तो तुम ले लो चारों। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। क्या होता है जनरली इंडियन सोसाइटी में, मतलब इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम ही है, उसमें हमें पता नहीं है 12th में कितना बड़ा, मतलब 11th 12th में कितना बड़ा सिलेबस है। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा गाइडिंग नहीं मिलता है स्कूल से कि 10th के बाद कि इतने चैप्टर्स है, ऐसे पढ़ना है, वो है। और तुम्हें स्ट्रीम चूज़ करने के लिए एक पेपर भेजा है, तो मैं टिक 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 मारो, स्ट्रीम चूज़ हो गया। मतलब ये तो बहुत ही अनफेयर है ना, कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें पता ही नहीं तुम कितने गहरे कुएं में जा रहे हो, बस तुम जाए चाहे मतलब छलांग लगा रहे हो। इसलिए तुम थोड़ा सा जान लो उस कुएं के बारे में, आई मीन सब्जेक्ट के बारे में, और फिर उसको चूज़ करो, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हो गया। और बायोलॉजी में जैसे मैंने बोला ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ सकते हो, और सेल पढ़ सकते हो, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो मेनली टिश्यूज़ है वो पढ़ सकते हो। बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के लिए तुम पढ़ सकते हो जो मोल्स तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो तुम्हें प्रेफर करूँगा, जो तुम्हें 10th में भी हेल्प करेगा, वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। बहुत ऑसम चैप्टर है। बस तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 1s2 2s2 2p6 वो थोड़ा पता होना ज़रूरी है। उसका तुम कोई भी भाई देख लो यूट्यूब में एक वीडियो, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का होगा, तुम्हें वो अच्छे से समझ आ गया। अलग सर का ही वीडियो है, मैंने देखा था, मैंने तो 10th में उसी से पढ़ा था एक बार, मतलब कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो मैंने वो पढ़ा, उसके बाद डायरेक्ट मैंने 11th का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही पहले पढ़ा था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था। तो तुम्हें अगर तुम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 10th का, सॉरी 11th का पढ़ लोगे, तो तुम्हें 10th का जो वो चैप्टर है एकदम हलवा लगेगा, आराम से कर लोगे। तुम्हें अभी तुम 10th में आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे होता है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज ऐसे, उसमें खाली कुछ कुछ वर्ड लिख दे, क्यों तो तुम्हें नहीं पता। 11th में होगा ना, क्यों का जवाब मिल जाएगा। और तुम यूट्यूब में बहुत फ्री कंटेंट है यार, रफ्तार का लेक्चर्स भी चल रहा है, तो उससे देख लो। अगर तुम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर तुम मोल्स में आ जाओ। मोल्स तुमने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब 9th में पढ़े हैं ना, तो ये सब चैप्टर पढ़ो तो तुम्हें थोड़ा सा मतलब रिलेटिंग भी लगेगा, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, वो सब मत पढ़ो, डायरेक्ट स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ो पहले। और फिजिक्स में मैं आपको बोलूँगा कि फिजिक्स में तो तुम पहले बेसिक मैथ्स कर लो। मुझे तो भाई बेसिक मैथ्स में बहुत दिक्कत हो गया था फिजिक्स में, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक वाला तुम पढ़ना शुरू कर दो उसको। मतलब अगर तुम्हें फिजिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना तो तुम सिर्फ इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन बार बार करो, ताकि वो तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो जाए। और काइनेमेटिक्स का तुम बेसिक्स स्टार्ट कर सकते हो। और मुझे पक्का है कि ना, काइनेमेटिक्स खत्म कर, काइनेमेटिक्स इतना बड़ा होता है स्टार्टिंग में कि उसको ख़त्म करते करते ही तुम्हारा 11th आ जाएगा। इसीलिए ऐसे कर सकते हो तुम। और इससे क्या होता है ना, आपको मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। और जैसे एक ना कॉन्फिडेंस भी आता है, इस क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे होंगे पूछेंगे, मुझे आप पता है, तुम आंसर दे सकते हो। या फिर तुम्हें ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लिटरली ऐसा लगा था कि क्लास 11th में आते ही क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, मुझे इतना कोई गाइड करने के लिए नहीं था। तो तुम आराम से पढ़ सकते हो वैसे 10th में अगर हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा 10th का सिलेबस ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा 10th में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम 11th पढ़ने बैठ गए, ये बिल्कुल मत करना।
इसलिए पहले 10th का अच्छे से ख़त्म कर लो और फिर तुम पकड़ लो 11th को। और आजकल सीबीएसई वो थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, तो इसलिए तुम 10th में अच्छे से कर लो प्रिपरेशन, थोड़ा श्योर हो जाओ। हर सब्जेक्ट अगर 3-4 सैम्पल पेपर लगा लो, उसमें से अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो 11th शुरू कर सकते हो। अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो कि मेरे पापा मुझे तो आगे चल के जेई करना है या नीट करना है, और तो फिर ये कर लेता हूँ। अगर हाँ तुम अगर कॉमर्स भी कर रहे थे या आर्ट्स भी, तुम उनकी बुक्स लेकर एक बार पढ़ सकते हो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम्हें फील्ड लाइन चूज़ करने में बहुत ईजी होगा। तुम्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ने जा रहे हो और फील्ड लाइन चूज़ करना है बोले तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो गैस यही मेरा राय रहेगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10th कर चुके हैं, 11th करना चाहते हैं, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में फ्रीली आस्क कर सकते हैं। और रफ्तार का नीट का या रफ्तार जेई का लेक्चर्स आप देख सकते हैं, और नहीं तो दूसरे चैनल के भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स है, वेदांतु अनअकैडमी, आप कोई भी देख सकते हैं। मैं ऐसे PW सेंट्रिक चैनल नहीं बना रहा हूँ। ऑफकोर्स आपको जो लेक्चर अच्छा लगे, और कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता, जिसके साथ तुम्हारा कनेक्ट हो पाता है ना, वही बेस्ट है। तुमको मतलब एक टीचर को पकड़ लो, और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर वही टीचर अच्छा पढ़ा पाए। तुम्हें ऐसे दूसरा टीचर को देखो तो लगेगा अरे ये अच्छा पढ़ा रहा है, तो वह जिसके साथ वो कनेक्ट फील हो ना, उसके मतलब उससे पढ़ो। तुम्हें ये सब पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है कि वो ही तो इसको सपोर्ट करते हैं, ये तो उसको छोड़ के चली गई थी, उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया, ये सब बकवास की बातें हैं, सब नॉनसेंस है। तुम सेल्फिश हो के अपने बारे में सोचो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उससे पढ़ो। बस मैं तो इतना जानता हूँ, मैं भी वैसे ही करता हूँ। मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता है मैं उनसे ही वो मतलब वही पढ़ता हूँ। तुम यूट्यूब में जाके चेक कर लो, मतलब लेक्चर्स ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और लेक्चर्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे चेक कर लो और तुम पढ़ना शुरू कर सकते हो। और जो 11th में भाई अगर हो सके तो तुम PCM या PCB रखो, और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। और प्लीज़ 5th सब्जेक्ट कोई बहुत ईजी रखो। जैसे मैंने तो पेंटिंग रखा है, मतलब 70 मार्क्स प्रैक्टिकल है, इंटरनल्स मतलब समझ सकते हैं। तो इसीलिए तुम एकदम इजी सा सब्जेक्ट चूज़ कर लो। तुम्हारे स्कूल में जैसे कंप्यूटर, मैं तो प्रेफर करूँगा अगर कंप्यूटर है तो मत लो, कंप्यूटर में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा PE ले लो भाई, PE बहुत अच्छा होता है। या फिर पेंटिंग तुम्हारे स्कूल में है, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ये सब कुछ है ना, तो ये सब लो। तो तुम्हें क्या होगा ना, थोड़ा सा तुम डी स्ट्रेस भी हो पाओगे। इतना स्ट्रेस है पढ़ाई कर करके, तो थोड़ा पेंट कर लिए, तुम्हें प्रैक्टिकल भी सबमिट करना है, तुम्हें मार्क्स तो मिलेंगे और तुम्हारा रिलैक्सेशन भी थोड़ा हो जाएगा। डांस कर लिए, तुम्हें जो भी करना है, थोड़ा सा मतलब तुम्हारा एक एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी में भी फोकस रहेगा। ये तुम PCMB इंग्लिश सब ले लिए, अगर हाँ तुम केपेबल हो, तुम कर पा रहे हो, तो भाई क्या ही बात है, अच्छी बात है। और अगर तुम इनकेपेबल हो कि नहीं मुझे, और खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं कि मैं को PCM भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को दिखाने के लिए और सबको दिखाने के लिए यस मैं PCM भी ले रहा हूँ, जेई नीट दोनों दूंगा, दो नैया में पावर रखूंगा और फिर लास्ट में डूब जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा एक ही लो, और कोई ईजी सब्जेक्ट चूज़ करो इंग्लिश के साथ। बस इंग्लिश और वो जो सब्जेक्ट होगा उसको तुम्हें बस एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले पढ़ना है, और सीरियसली बस। और ताकि तुम अपना दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फोकस कर सको। सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड माय दिस वीडियो। और ये जो सजेशन है ये मेरे पर्सनल है, अगर आपको नहीं पसंद आते तो आप इसे बिल्कुल, इसमें मतलब ऐसे गुस्सा नहीं हुई बात नहीं है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप प्लीज़ वो बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा गाइस। और हमारे 150 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।